दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लगातार व्याकरण पर बात कर रहे हैं और उस बातचीत में हमने पिछले वीडियो में क्रिया पर बात की थी। आज हम वहीं से बात शुरू करते हैं। जब हमने पिछली वीडियो में बात की थी उस समय क्रिया के जो भेद हैं रचना के आधार पर उन पर बात की थी, और उसमें जो दो भेद मुख्य है वो पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत, ये हमारा उस वीडियो में छूट गया था। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे और फिर मुख्य क्रिया और सहायक क्रियाओं पर बात करेंगे, और एक बात वह भी करेंगे कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो एक से अधिक अर्थ रखती हैं। तो इस प्रकार समेकित रूप से बहुत सारी क्रियाओं पर हम बातचीत करेंगे। तो हम बात शुरू करते हैं पहले पूर्वकालिक क्रिया पर। पूर्वकालिक क्रिया जैसे भी नाम से स्पष्ट है कि वह क्रिया जो पहले के समय की है। जैसे मैं खाकर स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ पहले खाने का काम होगा और बाद में स्कूल जाने का काम होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़कर सो जाऊंगा, तो पहले पढ़ने का काम होगा फिर सोने का काम होगा। जैसे मैं लिखकर पढ़ूंगा, पहले लिखने का काम होगा फिर पढ़ने का काम होगा। तो ऐसी क्रियाएं जिसमें कर लगता है वह सारी क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं। पढ़कर, सोकर, उठकर, जाकर, हंसकर, ये जितने भी लगते हैं इसमें क्या होता है कि जो मूल धातु होगी और उसके साथ कर लगेगा। तो ये जो रूप बनता है मूल धातु के साथ कर लगकर, जैसे हंसना सहायक जो क्रिया का सामान्य रूप है, उसका ना हट जाता है तो हंस रहता है, फिर हंस के साथ कर लगा जाता है, तो ये बन जाता है पूर्वकालिक क्रिया। ये हमारे जो हिंदी व्याकरण है उसमें दो रूप में काम आती है। एक इसके रूप में जैसे ये खाकर, पीकर, सोकर, उठकर, जाकर, हंसकर, और एक ये उठते ही, जागते ही, चलते चलते ही वह गिर पड़ा, हंसते हंसते ही वह रो पड़ा। तो ते ही मूल धातु उसके साथ क्या लगेगा, ते ही। तो एक तो कर लगकर बनता है और एक ते ही लगकर बनता है। अधिकांश उदाहरण जो मिलेंगे आपको वो कर वाले मिलेंगे। ये ते ही वाले उदाहरण भी मिलते हैं। इसमें द्विरुक्ति भी होती है और कई जगह द्विरुक्ति नहीं मिलती। जैसे वे चलते चलते गिर पड़े, तो यहां द्विरुक्ति हो गई, वो चलते ही गिर पड़े, तो ये बिना द्विरुक्ति का वाक्य है। तो इस प्रकार दो रूपों में क्रिया पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग होता है, ते ही और कर के। तो ये एक सामान्य सा प्रश्न है और आप आसानी से हल कर सकते हो। कर वाला और ते ही दो चीजें याद रखो, कर और ते ही। अब एक शब्द है यह कृदंत। हिंदी में या संस्कृत में दो प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। एक को कहते हैं कृदंत और एक को कहते हैं तद्धितांत। तो तद्धितांत जो शब्द है इसमें तो कृत और धन अंत इनको मिला देते हैं तो कृदंत बनेगा, और उसमें है तद, धन, हित, धन, अंत। तो ये तद्धित बनता है, संधि करते हैं, वेदन संधि है। फिर उसके साथ तद्धितांत। तो ये दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक तद्धितांत और एक ये कृदंत। वैसे मूलतः कृदंत प्रत्यय होते हैं। तो जब क्रिया के साथ कोई प्रत्यय लगता है तो उसको कहते हैं कृदंत, और जो क्रिया के अलावा किसी शब्द के साथ प्रत्यय लगता है, विशेषण के साथ लगता है, चाहे संज्ञा के साथ लगता है, किसी के साथ लगता है, चाहे क्रिया विशेषण लगता है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, तद्धितांत। जैसे भीतर के साथ ई प्रत्यय लगा भीतरी, तो ये तद्धितांत है। और चल के साथ कर लगाया तो ये कृदंत है। तो जो क्रिया शब्दों के साथ जब प्रत्यय लग करके क्रिया पद बनता है तो उसको कृदंत क्रिया कहते हैं। जिसमें क्रियाओं के साथ प्रत्यय लगाकर क्रिया ही बनता है। जैसे ये चलना, चलना, चलकर,
चलते, ये सारी क्रियाएं कृदंत क्रियाएं कहलाएगी, जिसमें प्रत्यय जो लग रहा है वो क्रिया के साथ लग रहा है, तो वो सारे क्रिया शब्द लेंगे, वो इनको कृदंत कहेंगे। और जो क्रिया के अलावा शब्दों के साथ लगकर प्रत्यय लगते हैं उसको तदितांत कहेंगे। तो मूलतः तो आपको समझाने के लिए यहाँ कृदंत क्रिया लिखा है, बाकी कृदंत नाम से वैसे क्रिया नहीं होती, दोनों प्रत्यय होते हैं। एक प्रत्यय को कृदंत बोलते हैं और एक प्रत्यय को तदितांत बोलते हैं। जैसे मान लो शब्द आ गया ये भीतर, अब भीतर शब्द क्रिया विशेषण है, भीतर गया, बाहर गया, ये। अब इसके साथ कोई प्रत्यय लगता है, ई प्रत्यय लग गया, तो ये भीतरी बना, तो ये प्रत्यय क्या कराएगा? तद्धितांत। परंतु जैसे चल है और चल के साथ कर लगा दिया या ती लगा दिया, चलती या चलते लगा दिया, तो ये सब क्या कराएंगे? कृदंत कराएंगे। तो एक सीधी सी परिभाषा है कि क्रिया शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगते हैं वो कृदंत है, और क्रिया के अलावा जितने भी शब्द हैं उनके साथ प्रत्यय लगते हैं वो सारे तद्धितांत हैं। संस्कृत में इसकी बहुत स्पष्ट व्याख्या है। हिंदी में थोड़ा सा क्या है कि कई प्रत्यय वो तद्धितांत में आ जाते हैं और कई कृदंत में आ जाते हैं। यहाँ अलग से उस प्रकार का विभाजन नहीं है, मूल कंसेप्ट इसका यही है। तो ये तो थी हमारी रचना के आधार पर क्रियाओं का भेद। अब हम कुछ करते हैं कि जो अर्थ के आधार पर जो क्रियाओं का भेद किया जाता है वो इस प्रकार है। एक मुख्य क्रिया है, फिर सहायक क्रिया है, फिर एक अनेकार्थ क्रिया है। मुख्य क्रिया क्या होती है कि जो मुख्य अर्थ देती है। जैसे आपको किसी को पानी पिलाना है तो आप कहते हैं पानी पीजिए। अब पीजिए ये जो क्रिया है, ये पानी पीजिए, ये अब पीजिए है, मुख्य क्रिया क्या हुआ? पीने हुआ है। अब यहां तो कोई सहायक क्रिया लगी हुई नहीं है, कई जगह लगता है वह पानी पी रही है। अब इसमें मुख्य क्रिया क्या हुआ? ये पीना। वह पानी पी चुकी है, यहां भी पीना। सीमा गा रही है, मुख्य काम क्या हो रहा है? गाना। तो जो क्रिया आंखें से पहले आती है और मुख्य अर्थ को द्योतित करती है, किसके अर्थ को? मेन मीनिंग को, उसको कहते हैं मुख्य क्रिया। जैसे वह पत्र लिख रहा है, तो अब यह लिखना जो है वो मुख्य क्रिया है, रहा है वो है सहायक क्रिया। वो जो सहायक क्रिया एक तरह से रंजक क्रिया होती है, वो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। वो केवल उसके व्याकरणिक सिस्टम को बिठाती है। जैसे कंटिन्यूस का है तो रही आ जाएगा, कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया काम, तो गा चुकी आ जाएगा। भविष्य काल के लिए आएगा तब यहां फिर वाचाएं हो जाएगा, वो गा रही होगी ऐसे। तो इस प्रकार जो मुख्य जो क्रिया है, क्रियापद है, उससे पहले का जो पद आ रहा है और क्रियावाची है तो वो मुख्य कहलाएगा, बाद का पद है वो कहलाएगा सहायक क्रिया। एक एक करना। फिर इसका विभाजन कैसे होता है? ये काल, जैसे भूतकाल में अलग रूप हो जाएगा, वह पढ़ती थी या पढ़ी ऐसे हो जाएगा। वर्तमान में पढ़ता है हो जाएगा, भविष्य काल में पढ़ेगी हो जाएगा। फिर वृत्ति के आधार पर, फिर पक्ष के आधार पर और फिर वाच्य के आधार पर, इन सब में क्रियाओं में इसका विभाजन किया जाता है। इन पर हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस काल में बात करेंगे तो काल में कैसे क्रियाओं का विधान किया जाता है, उस वीडियो में इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। यह था मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया का एक भेद। जो मुख्य अर्थ प्रदान करने वाली मुख्य क्रिया है और उसके अर्थ को व्याकरणिक रूप देती है, उसको कहते हैं हम सहायक क्रिया। अंग्रेजी के जैसे ही है, जैसे इंग्लिश में आई एम गोइंग, तो एम है वो सहायक क्रिया है, गोइंग मुख्य क्रिया है। अब एक हिंदी की अपनी एक विशेषता और है
कि जो संयुक्त क्रिया है ना, वो तो उसकी हमने खूबसूरती आपके सामने देखी है। एक इसकी एक ये जो क्रिया है, एक ही क्रिया अनेक अर्थ देती है, वो उसकी लाक्षणिकता से अर्थ देती है। जैसे हम कहते हैं तो ठंड रख, अब रखने का मतलब होता है चीज रख, वो भी रख, और ठंड रख मतलब थोड़ा धीरज रख। अब धीरज के साथ रखना भी आ गया, ठंड के साथ ठंड भी धीरज के अर्थ में आ गया, और समान अर्थ ना तो भी। तो अब एक रखना शब्द कैसे किस प्रकार, देखो एक रखना है उसका अर्थ कैसे कैसे बदलता है। इसी तरह एक शब्द है खाना। तो खाना संस्कृत में जो खादती है, अब मार खाना भी खाना, सिर खाना भी खाना, हवा खाना, वो जो सैर सपाटे करना, और या हवा खाना है दूसरा ये भी होता भी, वो भोजन आदि कुछ नहीं मिलना। वो वह 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है, बीजन में डुलाती थी, वो बीजन में डुलाती है। जब वो उसका प्रसंग आता है मुगल काल का, उस समय की बात है, तो वहाँ वो हवा खाना, वहाँ कुछ नहीं खाने का अर्थ में भी हवा खाना होता है। जंग खाना, चक्कर खाना, गम खाना। अब जो खाना एक ही है, और इनके साथ ये जो पूरे शब्द अलग अलग लगते हैं, उसका अर्थ में लाक्षणिकता आ जाती है। उसी तरह छोड़ना, स्थान छोड़ना, शराब छोड़ना। अब ये शराब त्यागने के अर्थ में, स्थान से च्युत होने के अर्थ में घर छोड़ना। घर छोड़ने का अलग अर्थ होता है कि उसने घर छोड़ दिया। चिट्ठी छोड़ना, संदेश छोड़ना। उसी तरह मिलना किसी प्राप्त होने को मिलना कहते हैं, किसी मीटिंग को मिलना कहते हैं। कुछ मिलना, कुछ मिला, कौन मिला, पुरस्कार मिला, बेटा मिला, दंड मिला, बदनामी मिली। उसी प्रकार लगना है, भूख लगना, ठंड लगना, प्यास लगना, डर लगना, भय लगना, मन लगना, प्यारा लगना, दुलारा लगना, दुश्मन लगना। तो ये लगना के कई अर्थ होते हैं। ऐसी क्रियाएं और भी है, जो जैसे खाने में पीना की है, गम पीना, पानी पीना, दूध पीना, और वो कुछ जो खून के आंसू पीना। तो इस प्रकार आप संयुक्त क्रियाओं में ये अनेकार्थक जो क्रिया हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कमाल है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि मोटी मोटी क्रिया तो वही काम करती है जिसमें किसी काम का होना या करना या उसका अवस्थिति, 3 बातें होती है। परंतु हम उसके प्रयोग के आधार पर, उसका रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी भेद करते रहते हैं। तो थोड़ी सी हमारे नाम की समझ बन जाए तो हम आसानी से परीक्षा में क्रियाओं की पहचान कर सकते हैं। जैसे मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया जाए तो आप पहचान सकते हो, ये वाक्य है, जैसे मूल अर्थ है वो मुख्य क्रिया है, और उसके अर्थ को जो व्याकरणिक रूप देते हैं वो सहायक क्रिया है। उसी प्रकार पूर्वकालिक क्रिया करते आए तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। उसी प्रकार सकर्मक अकर्मक की बात कर चुके हैं हम। तो संयुक्त क्रियाएं, जब 2 क्रियाएं साथ आती है संयुक्त क्रियाएं होगी। तो रंजक क्रिया जिसमें अर्थ में एक रंजन आ जाता है, आ टपका, आ मरा, आप गिरा। तो इस प्रकार हम जो क्रियाओं का मूल संप्रत्यय तो इतना ही है कि करना या होना या अवस्थित होना, करना, होना या अवस्थिति, बस 3 चीजें जब होती है वहां क्रिया होती है। इनका और कोई ज्यादा भेद नहीं है, परंतु वो नाम का भेद इसलिए है क्योंकि हम उसको कई तरह से वाक्य में प्रयोग करते हैं। और किसी भी भाषा में क्रिया का महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि क्रिया से ही सभी व्यापारों का विधान किया जाता है। अंग्रेजी में जैसे वर्ब्स का महत्व है, जितने अधिक आपको वर्ब्स की समझ है उतनी आपकी भाषा अच्छी होगी। तो हिंदी में वही बात है, क्रिया की जो बारीकी है, क्रिया की जो लाक्षणिकता है, क्रिया की जो ध्वन्यात्मकता है, उसकी परख जब हमको अच्छी से होगी तो हमारी भाषा में भी वैसी लाक्षणिकता और वैसी खूबसूरती आएगी। तो मैंने कोशिश की है कि हम जो क्रिया के कंसेप्ट को अच्छे से समझें। अब जब हम
तो काल की बात करेंगे, वृत्ति की बात करेंगे, वाच्यों की बात करेंगे और वृक्ष की बात करेंगे, तब हम उन क्रियाओं का पुनः प्रयोग करेंगे और फिर इस क्रिया के संप्रत्यय को और भली भांति और अच्छे तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।